Okay, students, are you able to see the screen? Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No problem. Okay. So we studied about the consequences of shock therapy yesterday, and few paragraphs are left in this topic. So we'll continue with that. The construction of democratic institutions, we completed this. We completed this till this paragraph, civil war in Central Asia, Tajikistan. There are movements against the existing regimes in Ukraine, Kyrgyzstan and Georgia. अब यहाँ पर अलग अलग मूवमेंट्स जो है वो अलग अलग तरीके से चल रहे थे यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया के अंदर. Countries and provinces are fighting over river waters. अब यहाँ पर countries जो थी वो लड़ रही थी पानी को लेकर के. वो किसका पानी? रिवर्स का जो पानी था उसको लेकर के. All this has led to the instability, making life difficult for the ordinary citizen. अब इन सबसे क्या हो रहा था, जो आम लोग थे उनकी जिंदगियों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था और उनकी जिंदगियां जो उनकी डेली लाइफ थी वो काफी ज्यादा उसका प्रभावित हो रही थी. ठीक है, उस पर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी. The Central Asian republics are the areas with vast hydrocarbon resources which have brought them economic benefit. अब जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे सोर्सेस थे हाइड्रोकार्बन. ठीक है, और वो उनको काफी फायदा पहुंचा रहे थे आर्थिक रूप से. Central Asia has also become a zone of competition between outside powers and oil companies. और सेंट्रल एशिया जो है वो एक ऐसा एरिया बन गया था जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन था पावर्स को लेकर के और ऑयल कंपनीज को लेकर के, जो उसके आउटसाइड कंट्रीज थी. सेंट्रल एशिया के बाहर का जो एरिया था वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा था ऑयल कंपनीज को लेकर के. ठीक है. The region is next to Russia, China and Afghanistan and Pakistan and close to West Asia. ये वो एरियाज था जहां पर ज्यादा दिक्कतें आ रही थी पावर्स को लेकर के, जो दिक्कतें थी या ऑयल को लेकर के जो ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया था. उनमें थे रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के पास की जगह. आफ्टर 11 September 2001, the US wanted the military bases in the region and paid the governments of all Central Asian states to hire bases and to allow airplanes to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq. 11 September 2001 में यूएस क्या करता है, वो अपने मिलिट्री बेसिस जो है इन सारे रीजन्स में लगाने का एक तरीके से एफर्ट्स लगाता है और वो वहां की जितनी भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स की गवर्नमेंट थी उनको पे करता है पैसे और बोलता है कि आप हायर जो करें बेसिस जो है ये मिलिट्री बेसिस जो है या रनवे जो है एयरप्लेन्स के लिए वो रेडी रखें और अपनी टेरिटरी के ऊपर जब वॉर हो अफगानिस्तान और इराक के ऊपर तो अपनी टेरिटरी के ऊपर प्लेन्स को जाने दें. वैसे क्या होता है, नॉर्मली आपको कोई देश जो है वो किसी और देश के ऊपर से प्लेन नहीं निकाल सकता. ठीक है, फाइटर प्लेन्स जो होते हैं वो, जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं उनको तो अग्रीमेंट हुआ हुआ होता है तो वो तो आकर के कर सकते हैं लैंड, लेकिन जो बाकी ऐसे ये वॉर के समय पे जो ये फाइटर प्लेन्स होते हैं उनको आप ऐसे ही किसी देश के ऊपर से मूव नहीं करवा सकते. तो यहाँ पे उसने यही किया 2001 के अंदर कि उसने पे किया और इस चीज के लिए अग्री करवाया. However, Russia perceives these states as its near abroad and believes that they should be under Russian influence. और हालांकि रशिया जो था इस चीज को देख रहा था, जितनी भी स्टेट्स थी ये उनको देख रहा था कि ये क्या है, पास कहीं अब्रॉड यानी कि पास के नेबरिंग स्टेट्स हैं और इस पर कहीं ना कहीं रशिया का इन्फ्लुएंस होना चाहिए. China has interest here because of the oil resources and Chinese have begun to settle around the borders and conduct trade. चाइना का खुद का इंटरेस्ट था ऑयल रिसोर्सेज के अंदर, इसलिए चाइना ने जो है कोशिश करी कि वो बॉर्डर्स पर और सेटल डाउन हुए और फिर वहां पर व्यापार कर सके दूसरे देशों से. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत?
students, am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई Yes, कोई ma'am. दिक्कत जो अभी मैंने आपको पढ़ाया इस पैराग्राफ में, अगर आपको कोई परेशानी आई है तो पूछ सकते हैं आप लोग। No, ma'am. No, ma'am. ओके, अब है इन ईस्टर्न यूरोप Czechoslovakia split peacefully into two with the Czechs and the Slovaks forming independent countries। अब ईस्टर्न यूरोप में उस समय क्या चल रहा था, चेकोस्लोवाकिया जो है उसके दो टुकड़े हो गए थे, एक तो था चेक्स और दूसरा था स्लोवाक्स, और वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज की तरह उन्होंने काम करना शुरू करा। बट द मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बल्कान रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया। लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बल्कान की जो जगह थी यूगोस्लाविया के अंदर थी, वहां पे हुआ। आफ्टर 1991 इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस लाइक क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्ज़गोविना एंड डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। अब इसके और ज्यादा टुकड़े हो गए, अलग अलग टुकड़े हो गए, कई सारे टुकड़े हुए जिनमें ये बेसिक नाम दिए गए हैं, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हर्ज़गोविना। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये अब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब जैसे कि एक कंट्री अपनी, जैसे सपोज करके चलो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के कई सारे टुकड़े हो जाए, ठीक है, गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं हो, लेकिन ये एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि एक देश के अलग अलग टुकड़े हो जाए, राजस्थान अलग हो जाए, उत्तर प्रदेश अलग हो जाए, सब अपने आप को डिक्लेयर कर दें कि हम इंडिपेंडेंट है, तो उससे क्या होता है, कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हुआ था। एथनिक सर्ब्स posed this and a massacre of non-Serb Bosnians followed। अब क्या हुआ, वहां पे जितने भी लोग थे, एथनिक लोग जो थे, उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ऑब्वियसली बात है, जब एक ही देश के इतने टुकड़े हो जाएंगे तो वहां पर टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बेसिक टेंशन ऐसे हो जाएगी कि भाई कौन कितना इंपॉर्टेंट है, किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसकी कम इंपॉर्टेंस है, उस चीज को लेकर के कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो किसके पास जाएंगे, कौन सी रिवर जो है उसका पानी कौन ज्यादा यूज करेगा, इस तरह की जो बेसिक चीजें होती है, जो इनहेबिटेंट्स यानी जो नेटिव्स होते हैं, सर्ब का मतलब होता है नेटिव्स, उनके बीच में ये चीज ज्यादा हो जाती है। तो वहां के जो एथनिक सर्ब्स थे उन्होंने इस चीज का काफी विरोध किया, और वहां पर नॉन सर्ब जो वहां के नहीं थे रहने वाले बॉस्नियंस जो थे, उनके साथ में वहां पे बहुत ज्यादा मैसेकेयर हुआ, यानी कि मार धाड़, बहुत ज्यादा मार काट हुई, वहां पे काफी ज्यादा अमाउंट में मास किलिंग हुई। ठीक है, The NATO intervention and the bombing of Yugoslavia followed the inter-ethnic civil war। अब नाटो, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उसने इस चीज में इंटरफेयर करा, और यूगोस्लाविया जो है उसके अंदर बॉम्बिंग हुई काफी ज्यादा, और यूगोस्लाविया के अंदर ही इंटर एथनिक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, यानी उन्हीं के जो ये टुकड़े हुए थे उनके बीच में ही सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। तो ये चीजें थी इस पैराग्राफ के अंदर, चेकोस्लोवाकिया जो है उसके कैसे टुकड़े हुए हैं। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? मैम एक बार वापस बता दीजिए। इस ईस्टर्न यूरोप की कहानी बताई गई है यहाँ पे। वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, ईस्टर्न यूरोप यानी वो एरिया जो यूएसएसआर के पास में था, वहां पर अब एक देश जो है चेकोस्लोवाकिया, उसके बारे में बात की जा रही है कि वहां पे शांति से दो टुकड़े हुए थे उसके। पहले टुकड़े का था चेक्स और दूसरा था स्लोवाक्स का, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्रीज बोल रहे थे। फिर सेकंड चीज बोली जा रही है यूगोस्लाविया के बारे में। यूगोस्लाविया का जो बल्कान था, ठीक है, बल्कान एरिया था, वहां पे बहुत ज्यादा मतभेद हो गए थे लोगों के बीच में, और वहां पर उसके बाद में क्या हुआ, 1991 के अंदर उसके कई सारे टुकड़े हो गए, यूगोस्लाविया के बहुत सारे टुकड़े हो गए, जिसके अंदर जो क्षेत्र थे उनका नाम थे क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्ज़गोविना। ठीक है, इन्होंने डिक्लेयर करा कि ये पूरी तरह से आजाद है, अपने आप में एक देश है और खाली है, ये किसी का कोई किसी पे कंट्रोल नहीं है। तो जब ऐसे एक देश के टुकड़े हो गए, यहाँ पर सेवरल वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज के तौर पे अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करने लगे, तो वहां पे जो रहने वाले लोग थे, नेटिव्स जो थे, एथनिक लोग जो थे, ऑथेंटिक पुराने जो लोग थे, उनके बीच उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और उसी उनके बीच में और जो वहां के बाहर के लोग थे, ठीक है, जो एथनिक जो नेटिव्स नहीं थे, उनके बीच में लड़ाई हुई। ठीक है, लड़ाई हुई, मैसेकेर यानी मास किलिंग हुई वहां पर काफी लोगों की, और काफी ज्यादा वायलेंस हुआ, उसकी वजह से काफी दिक्कतें आई वहां पर। फिर क्या हुआ, क्योंकि नाटो जो था तब तक और स्टैब्लिश हो चुका था, जो वेस्टर्न कंट्री यूएसए जो है उसको उसने स्टैब्लिश किया था नाटो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ये चीज। तो उन्होंने इस मैटर के अंदर इंटरफेयर किया,
और वहां पर कुछ बॉम्बिंग हुई, यानी कि बॉम्ब वगैरह गिराए गए यूगोस्लाविया के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद में वहां पर एक वॉर, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था, इंटर एथनिक सिविल वॉर। नाटो ने जो इंटरवीन करा था, जो इंटरफेयर करा था, वो कोशिश तो उसने सॉर्ट आउट कराने के लिए करी थी, लेकिन वो चीज वहां पे प्रॉपरली नहीं हो पाई और वहां पे सिविल वॉर शुरू हो गया था। ये चीज यहाँ पे बोली गई है। अब समझ आया? Yes, ma'am. Thank you. वेलकम। अब है इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। अब इंडिया जो है उसका क्या रोल था, इंडिया किस तरीके से काम कर रहा था, क्या वहां पर चीजें थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज यानी कि वही कम्युनिस्ट कंट्रीज जिन जो अब पहले हुआ करती थी कम्युनिस्ट, अब क्या हो गई थी, वो डेमोक्रेसी को अपना रही थी धीरे धीरे। तो इंडिया और उनके कैसे रिलेशन थे? इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया ने बहुत अच्छे रिश्ते निभाए हैं जितनी भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हुआ करती थी उनसे। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस आर स्टिल दोज बिटवीन रशिया एंड इंडिया। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ते इंडिया और रशिया के हैं। इंडियाज रिलेशन विद रशिया आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पे बेस्ड है रशिया से इसके रिश्ते। इंडो रशियन रिलेशंस आर embedded in a history of trust and common interest and are matched by popular perceptions। अब इसके रिश्ते जो हैं वो क्यों इतने ज्यादा मजबूत है? क्योंकि एक तो इनकी काफी पुरानी ट्रस्ट की हिस्ट्री रही है, यानी कि एक दूसरे पे काफी ट्रस्ट करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट रहे हैं इन दोनों के ही, और पॉपुलर परसेप्शंस यानी कि assumptions लेके जो चलते हैं किसी भी कंडीशन को लेकर के, तो वो काफी कॉमन रहते हैं। तो इसीलिए इनके इंडिया और रशिया के रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस अच्छे हैं तो इंडिया और यूएसए के रिश्ते खराब हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस हैं यूएसए से भी। Indian heroes from Raj Kapoor to Amitabh Bachchan are household names in Russia and many post-Soviet countries। अब इंडियन हीरोज, बॉलीवुड जो है उसका नाम यहाँ पे एक तरीके से दिया गया है एज एन उसके कॉन्टेक्स्ट में, कि राज कपूर से लेकर के अमिताभ बच्चन तक के जितने हीरोज रहे हैं उन सबके ही नाम कॉमनली यूज होते हैं रशिया के अंदर और कई सारी पोस्ट सोवियत कंट्रीज के अंदर भी। तो यानी कि इतने अच्छे रिलेशंस हैं, इवन दो रशिया के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है, रशियन लैंग्वेज जो बोली जाती है, इट्स very difficult to understand, but still they are watching Indian cinema, Bollywood, and they are referring the names of the Bollywood heroes, example Raj Kapoor to Amitabh Bachchan। तो ये चीज अपने आप में बहुत ज्यादा थोड़ी डिफरेंट है कि इनके रिलेशंस इतने अच्छे हैं कि ये लोग इतने फेमिलियर हैं यहाँ के कल्चर और यहाँ के बॉलीवुड से भी। One can hear Hindi film songs all over the region and India is a part of the popular memory। अब कोई भी हिंदी गाने जो है आपको आसानी से वहां पे उस एरिया में सुनने को मिल जाएंगे और इंडिया जो है उनकी काफी हिस्सा बना हुआ है पहले की यादों से ही। समझ में आया इस पैराग्राफ में? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No problem. रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब इंडिया और रशिया के, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कॉमन इंटरेस्ट है, पॉपुलर परसेप्शंस हैं, वो इस हिसाब से हैं कि इंडिया और रशिया जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड को एक जो इनकी दृष्टि है, एक तरीके से एक विजन है इनका, उसको लेकर के चलते हैं कि दुनिया के अंदर मल्टीपोलर चीज होनी चाहिए, कि कोई भी एक सुपर पावर ना होकर के या दो सुपर पावर ना होकर के सब जो है वो इक्वली एग्जिस्ट करने चाहिए। What they mean by a multipolar world, अब ये क्या मतलब निकलता है इनका multipolar world order से, is the coexistence of several powers in the international system। वही चीज जो मैंने अभी बोली कि सारी ही powers जो है इंटरनेशनल सिस्टम में वो आपस में साथ में कोएग्जिस्ट करें इंटरनेशनल लेवल पर। कलेक्टिव सिक्योरिटी in which an attack on any country is regarded as a threat to all countries and requires a collective response। और इसके साथ में ही कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी पूरा वर्ल्ड जो है वो अपने आप को एक कलेक्टिव सिक्योरिटी एज इन, अगर किसी एक देश पर भी किसी ने अटैक किया है तो उसको ये माना जाएगा कि ये सारे ही देशों को खतरा है और हमें इसका साथ में मिलकर के रिस्पॉन्स देना होगा। ये चीज पर इंडिया और रशिया अग्री करते हैं। ग्रेटर रीजनलिज्म, negotiated settlements of international conflicts, and independent foreign policy for all countries, and decision making through bodies like the UN that should be strengthened, democratized and empowered। अब इसके साथ साथ ग्रेटर रीजनलिज्म यानी कि अलग अलग जो रीजनल है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर के, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया को इंपॉर्टेंस ना देके सबको इंपॉर्टेंस दी जाए। अब नेगोशिएशंस हो एज इन की अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, दो देशों के बीच में कोई बात को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो उसका सेटलमेंट हो, बातचीत करके उसको सुलझाया जाए। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए सारी कंट्रीज की। अब जैसे कि
कोल्ड वॉर के समय में क्या दो सुपर पावर्स चल रही थी, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी उन्हीं सुपर ब्लॉक्स को बिलोंग करती थी कि आप कौन से ब्लॉक को सपोर्ट कर रहे हो, उसी पे बेस्ड वो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करनी है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब ही यही है कि कोई भी देश किसी के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा कि आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी किस तरह फ्रेम करनी है। फिर है एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक द यूएन। अब डिसीजंस जो लिए जाएं वो किस तरह की, जैसे ये इंटरनेशनल लेवल पे ये यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके द्वारा डिसीजंस लिए जाने चाहिए जो मजबूत करे, डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे और एम्पावर्ड करे, यानी कि सबको पावरफुल एक तरीके से स्टैंड पे रखे। ये इस तरह की चीजों का जो विजन है जो रशिया और इंडिया साथ में लेके चलते हैं वो ये है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं कि अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कौन से कॉमन इंटरेस्ट या कौन सा फ्यूचर परसेप्शंस या विजन जो है इंडिया और रशिया शेयर करते हैं, देन यू हैव टू मेंशन ईच वर्ड ऑफ दिस पैराग्राफ। आपको हर एक शब्द जो है मेंशन करना है। यू कैन मोल्ड द सेंटेंस इन योर ओन लैंग्वेज बट इट शुड पोर्ट्रे द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, ये सही चीज आपके आंसर में होनी चाहिए। More than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as a part of Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. करीब 80 बायलैटरल अग्रीमेंट जो है साइन किए गए हैं इंडिया और रशिया के बीच में, जिसको जो इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट था 2001 का, उसके अंदर। समझ में आया इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. India stands to benefit from its relationship with Russia on issues like Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, access to Central Asia and balancing its relation with China. अब क्या है, इंडिया जो है, इनके बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में काफी अग्रीमेंट्स वगैरह तो हुए ही हैं, तो इंडिया जो है उसने काफी, उसको फायदा भी मिला है रशिया से रिलेशनशिप रखने पर, मेंटेन करने में फ्रेंडली रिलेशन। अब जैसे बात हो कश्मीर को लेकर के इशू हो, एनर्जी सप्लाई को लेकर हो, इंफॉर्मेशन शेयर करने को लेकर के हो इंटरनेशनल टेररिज्म के अंदर, तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए आए हैं। या एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, यानी सेंट्रल एशिया तक एक्सेस पहुंचना, एक्सेस करना हो, क्या बैलेंस करने हो रिलेशन चाइना से, क्योंकि चाइना से एज यू ऑल नो फैमिलियर कि चाइना ने इंडिया पर अटैक करा था पास्ट के अंदर, तो इतने फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज में काफी फायदा हुआ है। अब ये ऐसे समझो कि इसको फायदा कैसे हुआ है, क्योंकि रशिया जो है वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है, मार्केट जो है वो रशिया के अंदर है। ठीक है ना, आर्म्स और एम्युनिशंस का, क्योंकि उसने अपने आप को काफी डेवलप कर रखा है। तो अगर वो उसका फ्रेंड होगा, इंडिया के उसके फ्रेंडली रिलेशन होंगे, तो इन केस कोई नेबरिंग कंट्री हम पर अटैक करती है, वैसे तो हम पूरी तरह से वेल इक्विप्ड हैं और हम इस चीज को फेस कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब ऐसे कोई किसी पर अटैक करता है, तो जितने भी फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं बाकी नेशन से, वो हेल्प करते हैं। वो फिर क्या, उसको घेर करके, सपोज कि कोई कंट्री, हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, उसने हम पर अटैक किया, तो वो बाकी इंडिया तो उसको अपनी तरफ से हैंडल करेगा ही साथ जो हमारी फ्रेंडली रिलेशन वाली कंट्रीज हैं वो भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू करेंगे इन आर सपोर्ट, हमारे सपोर्ट में करते हुए। तो वो उस पर प्रेशर और ज्यादा क्रिएट होगा। वैसे तो ये चीज कभी होनी नहीं चाहिए, नौबत आनी नहीं चाहिए ऐसी। Russia stands to benefit from this relationship because India is the second largest arms market for Russia. Sorry, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स का मार्केट है रशिया का, इसलिए रशिया को काफी फायदा मिलता है। द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। इंडियन मिलिट्री जो है उसका सबसे ज्यादा अपना मार्केट जो है उसका हार्डवेयर का, वो रशिया से आता है। सिंस इंडिया इज एन ऑयल इंपोर्टिंग नेशन, रशिया इज इम्पोर्टेंट टू इंडिया and has repeatedly come to the assistance of India during its oil crisis. अब इंडिया जो है एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, यानी कि हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है ऑयल, हमारे पास में इतने सोर्सेज नहीं है, तो रशिया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जब ऑयल क्राइसिस आता है तो रशिया ही हमें असिस्ट करता है। India is seeking to increase its energy imports from Russia and the republics of Kazakhstan and Turkmenistan. अब इंडिया जो है वो अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स भी ले रहे हैं रशिया से और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से। Cooperation with these republics include partnership and investment in oil fields. अब इस तरह का cooperation जो है उनसे पार्टनरशिप भी होती है, दोनों नेशंस के बीच में इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है। Russia is important for India's nuclear energy plans and has assisted India's space industry by giving, for example, the
क्रायोजेनिक रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड इट। अब रशिया जो है वो इम्पोर्टेंट है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स के लिए भी, और वो इंडिया को सपोर्ट करता है, इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्रीज है उसको भी सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्रायोजेनिक रॉकेट जो है, जब इंडिया को जरूरत थी तो इन लोगों ने वो दिया था। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, और इंडिया और रशिया के बीच में कई सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स भी कोलैबोरेटेड फॉर्म में है, यानी इन्होंने काफी इस पे भी अग्री कर रखा है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay, so we completed this chapter bipolarity, and यहाँ पे आपके पास में एक छोटा सा होमवर्क है आज के लिए कि जितने भी यहाँ पे बॉक्सेस दे रखे हैं कि बॉलीवुड स्टार्स, उज़्बेक फैशंस, इस तरह के, ये आपने खुद से पढ़ने हैं, एंड वील डिस्कस all the boxes of this chapter in tomorrow's session, plus we will discuss your problems of related to this chapter in tomorrow's session. Okay, so go through the chapter and conjure up your problems, and we'll discuss that, and after discussing that we will discuss the takeaway points of this chapter. Clear hai? Okay, ma'am. Yes, Okay, so we are running out of time. I'm going to send you link for your next class. thank you, ma'am. Welcome.